हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक छोटा सा थ्योरी है, छोटा सा अपना आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का। वैसे थर्ड लेक्चर है और इस थर्ड लेक्चर में कल तक हमारे पास चल रहा था 9th-10th का छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट चल रहे थे उनके। आज हम लोग पढ़ रहे हैं आपके पास मैग्नेटिक थ्योरी। हालांकि ये बात तो आप लोग पहले ही पढ़ के आ चुके हो, फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो मैंने यहाँ कुछ डायग्राम बना रखे हैं। तो आपके पास किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, ठीक है, जहाँ पर हमने वेवलेंथ के बारे में डिस्कस करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस करना है, उसके वेव नंबर के बारे में डिस्कस करना है, काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये जिक्र करेंगे, इसके ऊपर तो मैं बाद में आऊँगा। पहले हम लोग ये जिक्र करेंगे कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती क्या थी, ठीक है, इसको आपके पास देने वाला कौन था, क्या क्या इसके बारे में बात हुई थी, क्यों आया था, क्या कंसेप्ट था, कहाँ से लिया गया था, किसने दिया था। तो ये डेवलपमेंट थी बोर मॉडल ऑफ एटम की, जिसको किसने दिया था आपके पास, क्लार्क मैक्सवेल 1864। यानी ये थ्योरी देने वाला कौन था आपके पास, क्लार्क मैक्सवेल 1864। इस थ्योरी को देने वाला बंदा था। इन्होंने देखो अपनी जो हम लोग बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की। तो इन्होंने यहाँ पर 4 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। हम उन 4 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर आगे चलेंगे कि मैग्नेटिक थ्योरी कहती क्या थी। तो पहली बात आती है सर, ये मैग्नेटिक थ्योरी, जैसे आपको पता है कि भाई आपके पास कोई भी हीट ग्लोइंग बॉडी जो लगातार रेडिएशन इमिट करे, कोई भी मतलब एनी हीट ग्लोइंग बॉडी, जैसे आपके पास बल्ब ले लो, या आपके पास हीट ग्लोइंग बॉडी की अगर हम लोग बात करते हैं, सन ले लेते हैं, जो लगातार रेडिएशन इमिट करती रहती है, तो उसको बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। याद रहेगा, आपसे कोई पूछे रेडिएंट एनर्जी क्या होती है, क्या बोल रहा हूँ मैं, रेडिएंट एनर्जी। तो रेडिएंट एनर्जी क्या होगी, किसी भी हीट ग्लोइंग बॉडी से अगर लगातार आपके पास रेडिएशन इमिट हो रही है, किसी भी हीट ग्लोइंग बॉडी से, तो उसको जनरली नाम दिया जाता है किसका, रेडिएंट एनर्जी का। तो पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की अगर बात करते हैं तो इन्होंने यही कहा था कि एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्सेज, चाहे वो कोई भी सोर्स हो, कंटिन्यूअस फ्रॉम द रेडिएशन इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। यानी कोई भी ऐसा सोर्स जो लगातार रेडिएशन इमिट कर रहा हो, उसको क्या नाम दोगे आप लोग, रेडिएंट एनर्जी का। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का मेन पॉइंट था कि आपसे पूछ लिया रेडिएंट एनर्जी क्या होती है, तो कोई भी हीट ग्लोइंग बॉडी ले लो, कोई भी XYZ, आपने बल्ब ले लिया, आपने जलता हुआ कोयला ले लिया, कुछ भी XYZ ले लिया, उसमें से लगातार रेडिएशन जो इमिट हो रही है, उसको हम लोग किसका नाम दे रहे हैं, रेडिएंट एनर्जी का नाम दे रहे हो। याद रहेगा। तो ये आपके पास फर्स्ट थ्योरी का कंसेप्ट था, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का कंसेप्ट था, जो क्या कहा गया कि रेडिएंट एनर्जी आपके पास क्या होती है। तो रेडिएंट एनर्जी के बाद इन्होंने कहा कि जो रेडिएंट एनर्जी है या जो रेडिएशन है वो कंसिस्ट करते हैं, यानी जो ये रेडिएशन की हम लोग बात कर रहे हैं, जो हीट ग्लोइंग बॉडी आपके पास रेडिएंट एनर्जी या रेडिएशन रिलीज कर रही है, वो दोनों तरह के आपके पास फील्ड कंसिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। कैसे कंसिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जिसके अंदर वो ऑक्सीलेट होते हैं। ऑक्सीलेट होने का मतलब इनकी रेडिएशन इस तरह से आप लोग दिखाई देते हैं कि ये तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया, और एक हम लोग लेंगे किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, इस तरह से दिखाएंगे। तो ये जनरली एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, लाइक इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। एक तरफ आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक दूसरी तरफ क्या होगा आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा होगा, जहां पर ये रेडिएशन क्या कर रहे होंगे, ऑक्सीलेट कर रहे होंगे। ये दूसरा कंसेप्ट था किसका, पहला कंसेप्ट था आपके पास रेडिएंट एनर्जी क्या होती है। तो जो भी हीट ग्लोइंग बॉडी है वो अगर आपके पास लगातार रेडिएशन प्रोड्यूस कर रही है तो दैट इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। ये कहने वाला कौन था, ये कहने वाला था मैक्सवेल, जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में इस चीज को रिप्रेजेंट, देखो ये लगभग थोड़ा फिजिक्स का कंसेप्ट आ जाता है, तो थोड़ा सा ये याद रखने वाली बात है। ये फैक्ट्स हैं जो उन्होंने कहे थे कब, 1864 में। हमें तो सिर्फ याद रखना है। हमसे कोई पूछ ले रेडिएंट एनर्जी क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि एनी हीट ग्लोइंग बॉडी एंड कंटिन्यूअस रेडिएशन प्रोड्यूस, ठीक है। किसी भी सोर्स से अगर कोई रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको जनरली आप किसका नाम दे रहे हो, रेडिएंट एनर्जी का। फिर आपने सेकंड पॉइंट क्या कहा, सेकंड पॉइंट आपने कहा कि सर आपके पास जो भी रेडिएशन है वो आपके पास कंसिस्ट करते हैं मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन से कंसिस्ट करते हैं, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ऑक्सीलेट करते हैं। ऑक्सीलेट का मतलब, फिर आपको पता है कि ऑक्सीलेट करेंगे तो ये आपने देखा होगा कि यहाँ वेव बनते हैं। वेव बनते हैं तो हमने क्रस्ट और ट्रफ के बारे में पढ़ा है, हमने वेवलेंथ के बारे में पढ़ा है, तो उनके बारे में ही हम लोग जिक्र कर रहे हैं किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अंदर।
तो आगे इन्होंने देखो क्या कहा, आगे ये कहता है कि भाई आपके पास जो रेडिएशन है एंड पॉसेस द वेव कैरेक्टर, यानी आपके पास जो हम लोग यहाँ रेडिएशन की बात कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर ये रेडिएशन दिखा रहे हो, तो ये क्या प्रोसेस कर रहे हैं, ये आपके पास कौन सा दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि आपके पास ये वेव कैरेक्टर शो करते हैं। तो वेव कैरेक्टर शो करेंगे तो भाई वेवलेंथ भी होगी, वेवलेंथ होगी तो कोई इसकी स्पीड भी होगी, स्पीड होगी तो उसका कोई एम्पलीट्यूड भी होगा, एम्पलीट्यूड होगी तो उसका कोई वेव नंबर भी होगा। तो ये सारे छोटे छोटे टूल्स क्या थे, हमें यहाँ कंसिस्ट करने थे, जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को, जहां आपने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से कुछ रेडिएशंस के बारे में स्टडी की और उनको अरेंज किया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी कुछ हमने, क्योंकि वेव नंबर, वेव थ्योरी और सॉरी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के थ्रू आपने कुछ रेडिएशंस को ऑब्जर्व किया कि भाई ये रेडिएशन होती है, ये एक्सरे होती है, ये रेडियो वेव होती है, ये आपके पास गामा रेज होती है, ये आपके पास कॉस्मिक रेज होती है, इनके बारे में आपने स्टडी किया और उनको अरेंज किया, उनको जिस सीरीज में अरेंज किया उसको हम लोग नाम देते हैं किसका, उसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, जिसमें हमने किसका नाम यूज कर रखा है, हमने गामा रेज का नाम यूज कर रखा है, एक्सरे, यूवी, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेडिएशन, इंफ्रारेड्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। आप देख रहे हो कि रेडियो वेव की वेवलेंथ आपके पास सबसे ज्यादा दिखा रखी है, जबकि गामा रेज की वेवलेंथ आपके पास सबसे कम दिखा रखी है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जिसको रिप्रेजेंट किया है, इसको हम लोग किसका नाम दे रहे हैं आपके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। यानी हमने जो यहां से वेव्स नंबर देखे या वेव देखे, उस वेव के थ्रू आपको पता लगा कि दैट इज वेवलेंथ, क्योंकि आपको पता है कि दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच का डिफरेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, वेवलेंथ का नाम देते हैं। तो हमने हर किसी का वेवलेंथ और उसकी क्या करी, फ्रीक्वेंसी मेजर की और हर किसी रेडिएशन को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो अरेंज किया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बोलते हैं ग्रुप को, ठीक है, समूह को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपके सामने है, कोई गामा है, कोई एक्सरे है, कोई आपके पास यूवी रेडिएशन है, कोई विजिबल है, कोई इंफ्रारेड्स है, कोई माइक्रोवेव्स है, कोई रेडियो वेव्स है। तो इनके बारे में हमने जिक्र किया। अगर विजिबल रेडिएशन देख रहे हो तो आप देख रहे हो वायलेट है, आपके पास इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है एंड रेड है। रेड कलर की वेवलेंथ आपको पता है सबसे ज्यादा होती है, वायलेट कलर की सबसे कम होती है, दैट इज विजिबल रेडिएशन। हालांकि इसका हम लोग यूज करेंगे, आपको सिर्फ ये एक्सपेरिमेंटल जो डायग्राम है ये आपको बना के रखना है। आपको देखना है कि सर हमारे पास अगर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो पहले अगर कोई पूछ ले कि आया कहां से, बनाया कहां से, तो ये आपके पास डायरेक्ट आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से जो 4 पॉइंट निकले, सबसे पहला रेडिएंट एनर्जी। कोई भी हीट ग्लोइंग बॉडी है, अगर लगातार रेडिएशन इमिट कर रही है, लगातार इमिट कर रही है, तो उसको क्या नाम देते हैं, रेडिएंट एनर्जी। वो रेडिएशन कोई ना कोई आपके पास क्या करेंगे, ऑक्सीलेट होंगे किसी ना किसी मीडियम के अंदर। तो वो कौन से होंगे, तो हमने उसको नाम दिया किसका, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड में। वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। तीसरी बात हमने कही कि भाई अगर वो ऑक्सीलेट करेंगे तो उनका क्या होगा, उनकी कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी और वो किसी ना किसी स्पीड से मूव करेंगे। भाई आपके पास सन से जो लाइट पृथ्वी पे आती है, जो धरती पे आती है, तो वो भी आपके पास एनी रिक्वायर्ड, क्या कहते हैं ना भैया, एनी विदाउट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, किसी भी प्रोपेगेंडा की अगर बात करते हैं कि किसी मीडियम की बात करते हैं, तो बिना किसी मीडियम के ट्रैवल करके हमारे पास पृथ्वी पे पहुंच जाती है। बात समझ में आ गई, कुछ उसमें मिनट लगते हैं, आपके पास जो टाइमिंग उनके अंदर लगता है, उन टाइमिंग को हम लोग मेजर करते हैं। पर उस वेवलेंथ की अगर बात करते हैं तो उन्हीं रेडिएशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि वो तो हमें चलो ऑब्जर्वेशन में आती है, पर अगर हम और किसी बात करें तो और हमें गामा रेज का नहीं पता, हमें एक्स रेज, हम लोग जानते हैं कि भाई हम लोग उसमें जब ये क्या कहते हैं एक्सरे वगैरह कराने जाते हैं तब देखते हैं कि भाई एक्सरे का हम लोग कभी नाम सुनते हैं। यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के बारे में, विजिबल रेडिएशन, इन सब के बारे में आपने सुना हुआ है। आईआर इंफ्रारेड्स के बारे में, माइक्रोवेव्स के बारे में, रेडियो वेव। माइक्रोवेव तो आप लोग ओवन वगैरह यूज करते हो, वहां देखा हुआ है, आपने सुना हुआ है इसके बारे में। रेडियो वेव्स, रेडियो की फ्रीक्वेंसी लो, वेवलेंथ ज्यादा। यानी जितने ज्यादा अगर आपके पास वेवलेंथ होगी और फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी, आपने देखा लो फ्रीक्वेंसी पे भी रेडियो कैच कर जाते हैं। तो इस स्पेक्ट्रम को, इस सीरीज को हम लोग नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। तो आपसे कोई एक नंबर में पूछ ले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चों, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अरेंज द ऑर्डर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड कंप्लीट द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड, तो उसको नाम देंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। एक नंबर में कोई पूछ ले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, तो ऐसा स्पेक्ट्रम जो आपने अरेंज कर रखा हो किसमें,
इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सर ये फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का कंसेप्ट क्या है, किस तरह से है। तो पहले आप लोग डायग्राम को टैली करके चलोगे कि मिनिमम वेवलेंथ एंड मैक्सिमम वेवलेंथ, यानी सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो वेव की, सबसे कम किसकी होती है, गामा रेज की। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, रेडियो वेव की, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, गामा। बीच में कौन बच गए, विजिबल रेडिएशन, जो आप लोग देख सकते हो अपने नेक डाई से। हम लोग जानते हैं रेड कलर की वेवलेंथ आपको सबसे ज्यादा मिलेगी, आपके पास जो वायलेट कलर है उसकी सबसे कम मिलेगी। तो ये रेंज है, ये आपको याद रखना है, इसका हम लोग यूज करेंगे आपके पास आगे चल के। तो ये जर्नल है आपके पास, जर्नल है, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट है, आप इसको किसी तरह से भी याद कर सकते हैं, कोई भी इसके लिए आप लोग कंसेप्ट बना सकते हैं, अपना खुद का भी बना सकते हैं। जैसे जर्नली वैसे इतना ज्यादा रहता नहीं है क्योंकि 2-4 कंसेप्ट यूज होते हैं, तो इसलिए इसमें ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। तो देखिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, तो पहले तो आपको ये पता लग गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। अब हम लोग जिक्र करते हैं यहाँ पर सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी बता रहे थे उसमें से क्या क्या कंसेप्ट निकल रहे हैं। देखिए पहले इसको हटाते हैं, फिर आप लोग यहाँ डिस्कस करते हो ताकि अच्छे से आपको पता लग जाए कि क्या कह रही है। देखो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की, ठीक है। इसने क्या कहा, इसने कहा कि कोई भी रेडिएशन है वो इस तरह से आपके पास आएगा, राइट। तो आपने इसको इस तरह से दिखा दिया कि सर एक रेडिएशन ये है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई करेंगे तो आपको पता है वो एक दूसरे के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। बात समझ में आ गई। बट हम लोग अगर बात करें सर ये वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो पहले इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग पहले उसके बारे में पढ़ के आ चुके हैं थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। हमने कहा 2 सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, 2 सक्सेसिव क्रस्ट और बीच के सॉरी ट्रफ का डिफरेंस क्या होगा आपके पास, वेवलेंथ कहलाएगा। तो आपको याद होगा आपने इसको क्रस्ट का नाम दिया था और इसको ट्रफ का नाम दिया था। तो इनके बीच का जो वेवलेंथ होगा लाइक दिस, इनके बीच का जो वेवलेंथ है लाइक दिस, तो इसको आपने क्या नाम दिया था, वेवलेंथ का। 2 सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ, ठीक है, इसको आपने नाम दिया था किसका, 2 सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग किसका नाम देते हैं, वेवलेंथ का, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। तो आपसे पूछ ले कि भाई आपके पास लैम्डा क्या है, तो लैम्डा इज वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर 2 सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, यानी ट्रफ और क्रस्ट के बीच का डिफरेंस आपके पास क्या होना चाहिए, वेवलेंथ होनी चाहिए। तो पहले बच्चे सबसे पहले क्लियर होना चाहिए सर वेवलेंथ क्या है। तो वेवलेंथ हमें बता दिया कि सर 2 सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस हमारे पास क्या होना चाहिए, आपके पास वेवलेंथ होनी चाहिए। और वेवलेंथ आप सबको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम अगर आप रखते हो कि सर 1 एंगस्ट्रॉम रखना है तो 10⁻⁸। तो ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट है, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर, ये थोड़ा याद रखना ताकि न्यूमेरिकल में यूज हो जाए, ठीक है। तो पहली बात वेवलेंथ क्या हो गया, 2 सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को क्या कहेंगे, वेवलेंथ। ये एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर, ये सब आपको याद रखने हैं, हालांकि गिवन होते हैं पर फिर भी आपको याद रखने हैं कि भाई हमारे पास अगर बात करते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास अगर सेंटीमीटर होगा, पिकोमीटर की बात करेगा तो इसको 10 कर देना, नैनो की बात करेगा तो इसको और बढ़ा देना, ठीक है। तो उसकी अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई नैनो होगा, पिको होगा, किस तरह से हम लोग इसको ले सकते हैं, तो आप दिखा सकते हो सर 1 नैनोमीटर की बात करोगे तो नैनोमीटर आपके पास कितना हो जाएगा, 10⁻⁹ मीटर। तो ये छोटी छोटी टर्म्स है, नैनो, एंगस्ट्रॉम आपके पास मीटर में, तो ये थोड़ा सा याद रखना है ताकि हम लोग जब न्यूमेरिकल करें तो आपको पता रहे कि वेवलेंथ को हम लोग इस टर्म्स में लिख सकते हैं। तो पहली बात बच्चों आपको ये पता लग गया, 2 सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, ठीक है। अब आती है इसके हाइट, इसकी हाइट और इसकी डेप्थ। आपको पता है इसको क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड। क्या बोला जाता है बच्चा, एम्पलीट्यूड। क्या आपसे पूछे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो आपको पता है कि भाई हम लोग अगर बात करें एम्पलीट्यूड की, तो आपको पता है कि मैं अगर एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूं, एम्पलीट्यूड, तो ये आपके पास क्या हो गया सर, हाइट ऑफ क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ आर कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अगर आपसे कोई पूछता है एम्पलीट्यूड क्या है, तो हाइट ऑफ क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ, वो क्या कहलाएगा आपके पास, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो आप एम्पलीट्यूड के बारे में बता सकते हो, इसको जनरली ए से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कि एम्पलीट्यूड आपके पास क्या होगा, तो इसको ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं ए से। तो वहां बता सकते हो कि सर आपके पास एम्पलीट्यूड क्या होता है। अगर आप बात करते हो सर आपके पास फ्रीक्वेंसी की, तो भाई फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगी, तो आप कह सकते हो कि सर नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू द
ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, कि भाई कितने नंबर ऑफ वेव पास हो रहे हैं। जैसे हमने यहां ले लिया कि भाई नंबर ऑफ वेव पास हो रहे हैं एक ही पॉइंट से इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, कि एक ही पॉइंट से 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वेव पास होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी आपके पास, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। जिसको हम लोग किससे लिखेंगे, हम लोग उसको लिखेंगे न्यू से। किससे लिखेंगे, न्यू से, NU, न्यू, फ्रीक्वेंसी। तो कोई पूछ ले सर फ्रीक्वेंसी क्या है, तो नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में एक ही पॉइंट से जितने नंबर ऑफ वेव पास होंगे उसकी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। हम उसको कैसे रखते हैं, हम उसको रखते हैं न्यू से। न्यू, ध्यान रखना इसको वी नहीं बोल रहा, न्यू बोल रहा हूं, न्यू, NU, क्या बोल रहा हूं, NU, न्यू, कि एक ही पॉइंट से, मान लीजिए इस पॉइंट से एक ही सेकंड में जितने नंबर ऑफ वेव पास होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से, याद रहेगा। वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से, इसको न्यू से, इसको ए से। तो मैंने 3 कंसेप्ट पढ़े, पहला वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ क्या थी, 2 क्रस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, वेवलेंथ, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या था, हाइट हो या डेप्थ हो, किसका, क्रस्ट का या ट्रफ का, वो क्या था, एम्पलीट्यूड। फिर आपने डिस्कस किया कि सर फ्रीक्वेंसी क्या है, तो एक ही पॉइंट पे जितने नंबर ऑफ वेव पास हो जाए इन 1 सेकेंड वो क्या कहलाएंगे आपके पास, फ्रीक्वेंसी कहलाएंगे। याद रह जाएगा। आगे देखो, आगे अगर चलते हैं तो क्या आता है इसमें, तो आपके पास यूज होते हैं कि सर अगर आगे चलते हो तो अब देखिए लेक्चर आपके पास क्या है, ये एक कंप्लीट लेक्चर होगा जो आपके पास सारी चीजें रिप्रेजेंट करेगा। सर ये वेलोसिटी क्या होती है, क्या बोल रहा हूं, वेलोसिटी। तो ये अगर वेलोसिटी का जिक्र करूं तो वेव्स मेरे पास ये थे सारे, ठीक है। तो वेलोसिटी का अगर आप जिक्र करोगे तो वेलोसिटी क्या कहोगे, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकेंड। क्या कह रहा हूं, लीनियर डिस्टेंस, यानी ये लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, वो क्या कहलाएगा आपके पास, वेलोसिटी कहलाएगा। भाई लीनियर डिस्टेंस देखना है, जिगजैग वाला नहीं। बस समझ में आ गई। भाई मैं यहां से यहां चला तो ये डिस्टेंस नहीं देखना पहाड़ों की तरह, ये डिस्टेंस देखना सीधा, लीनियर डिस्टेंस, वो क्या कहलाएगा आपके पास, वो कहलाएगा वेलोसिटी। तो इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि इसको न्यू नहीं बोलेगा, वी बोलोगे, ध्यान रखना। न्यू की शक्ल ऐसी थी, वी ऐसा होगा, क्लियर है। तो लीनियर डिस्टेंस किसका कहता है कि आपके ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकेंड आर कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। एक बच्चा आपके पास आएगा, वेव क्या होते हैं यार, वेव नंबर क्या होता है, क्या बोल रहा हूं, वेव नंबर, यही लिख लेते हैं आपके पास, वेव, एक सेकेंड, वेव नंबर, इसको लिखते हैं ऐसे जनरली आपके पास न्यू बार से, ठीक है। वेव नंबर ये जनरली होता है 1 बाय लैम्डा, क्या होता है, 1 बाय लैम्डा। तो डेफिनेशन बनाओ इसकी, क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन बनेगी नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, क्या कहूंगा, नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, कि 1 सेंटीमीटर लेंथ में जितने नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट होंगे उसका क्या कहलाएगा, वेव नंबर कहलाएगा। यानी 1 सेंटीमीटर लेंथ, मान लीजिए आपने 1 सेंटीमीटर लेंथ ये मान ली, इसमें जितने नंबर ऑफ वेव होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके पास, वेव नंबर कहलाएंगे। बस समझ में आ गई। 1 सेंटीमीटर लेंथ में जितने नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके पास, वेव नंबर कहलाएंगे, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास, न्यू बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेलोसिटी बता दिया, लीनियर डिस्टेंस है किसके बीच में, कहता है ट्रेवल बाय द वेव, उसको हम लोग नाम देंगे किसका, 1 सेकंड में उसको नाम देंगे किसका, वेलोसिटी का। आगे चलो, और क्या रहता है इसके अंदर, वेलोसिटी हो गया आपके पास, वेवलेंथ हो गया, वेव नंबर हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। एक हम लोग निकालते हैं आपके पास पीरियड, कि भैया टाइम पीरियड की अगर बात करते हैं तो पीरियड को हम लोग अगर डिनोट करें तो पीरियड की अगर बात करोगे तो इसको डिनोट करते हैं टॉ से, ठीक है। ये क्या होता है, कहता है कि आपके पास टाइम टेकन फॉर द वन वेव पास थ्रू ए पॉइंट, टाइम टेकन फॉर द वेव थ्रू ए, तो 1 बाय इसको क्या कर दोगे सीधा लैम्डा कर, सॉरी आपके पास फ्रीक्वेंसी 1 बाय न्यू करके चलोगे आपके पास। क्या कह रहा हूं मैं, कहता है कि अगर आपके पास पीरियड निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, कहता है कि वन वेव टू पास थ्रू ए पॉइंट, कि 1 वेव टू पास थ्रू ए
पॉइंट, या सीधा कह दोगे सर रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर आपसे कोई पीरियड कहते हैं ना पीरियड निकालना हो, तो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी ये क्या कहलाएगा आपके पास, पीरियड कहलाएगा। ठीक है, तो एक तो छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको याद रख के चलना है कि सर ये मेरे पास मान लीजिए पूछ ले तो आपके पास कौन कौन से कंसेप्ट होंगे। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने वेवलेंथ के बारे में पढ़ा जो लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज वेवलेंथ। ठीक है, आपने पढ़ा न्यू फ्रीक्वेंसी, आपने पढ़ा वेलोसिटी, ठीक है, आपने पढ़ा एम्पलीट्यूड, आपने पढ़ा आपके पास क्या आता है तो पीरियड, और आपने क्या पढ़ा एम्पलीट्यूड हो गया, टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी होगी। तो और हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, वेव नंबर पढ़ा, एम्पलीट्यूड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, फ्रीक्वेंसी पढ़ा, टाइम पीरियड हो गया। तो वेव नंबर को आप लोग किससे रख सकते हो, न्यू बार से। तो इनका एक तीनों का एक रिलेशन बनता है इन सबका, अगर मैं लेके चलूं कि वेलोसिटी का और आपके पास फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का, इनका एक रिलेशन बनता है, रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। उस रिलेशन को हम लोग लिखते हैं आपके पास C इज इक्वल टू न्यू इंटू में लैम्डा। ये रिलेशन आपको याद रख के चलना है। क्या लिख रहा हूं मैं आपके पास, C इज इक्वल टू C इज इक्वल टू न्यू इंटू में लैम्डा। अगर आपको क्या निकालना है लैम्डा, तो लैम्डा निकाल सकते हो। C आपके पास क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, ध्यान रख लेना। न्यू आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी, ये आपके पास वेवलेंथ हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इसी कंसेप्ट पे पूरे पे कि अगर मेरे को क्या निकालना पड़ जाए, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता है 3 × 10⁸ हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं आपके पास क्या फ्रीक्वेंसी की, ये हमारे को निकलवा सकता है आपके पास कोई भी, वेवलेंथ की ये निकलवा सकता है। ठीक है, तो अगर आपसे कहते हैं कि भाई वेवलेंथ निकालो तो निकाल सकते हो, और फ्रीक्वेंसी निकालो तो निकाल सकते हो। तो हमारे पास कुछ भी दे देगा, चाहे वो वेवलेंथ दे चाहे वो फ्रीक्वेंसी दे, तो आप लोग इनको टैली करके निकाल सकते हो कि सर वेवलेंथ आपके पास क्या होगी और फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगी। तो इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सिर्फ 3-4 पॉइंट डिस्कस करने थे कि भाई आपके पास ये कहती क्या थी। तो कोई भी हीट ग्लोइंग बॉडी अगर रेडिएशन इमिट कर रही है लगातार, तो उसको रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। वो रेडिएंट एनर्जी वेव्स में मिलती है। वेव्स 2 तरह के फील्ड कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो उनके ऑक्सीलेशन से आपने क्या बता दिया, वेवलेंथ बता दिया, फ्रीक्वेंसी बता दिया, टाइम पीरियड बता दिया, वेव नंबर बता दिया, एम्पलीट्यूड बता दिया, ठीक है, वेलोसिटी बता दी। इन तीनों को अगर मिलाते हैं जनरली तो आपके पास एक रिलेशन बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, C इज इक्वल टू आपके पास न्यू इंटू में लैम्डा। C वेलोसिटी ऑफ लाइट जो आपके पास फिक्स होगी, न्यू आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी, और आपके पास लैम्डा क्या होगा, आपके पास वेवलेंथ होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे से पॉइंट को डिस्कस करेंगे। बस आपको करना क्या है, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़नी है, 4 पॉइंट लिखने हैं, डेफिनेशन लिखनी है सबकी, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल हम लोग इस पे चलेंगे कि भाई न्यूमेरिकल हम लोग किस किस तरह से इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले आपको ये देखना है, फिर हम लोग जो कल वाला लेक्चर होगा उसी में आप छोटा छोटा लेक्चर बना के इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से टैली करके चलना है। और जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने जो पढ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए इंक्रीजिंग वेवलेंथ। तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेडियो वेव की। फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, कम, रेडियो वेव की। डिक्रीजिंग वेवलेंथ की अगर बात करेगा तो सबसे कम किसकी होती है वेवलेंथ आपके पास, कॉस्मिक रेज की, या हम लोग गामा रेज की बात करेंगे। और आपके पास अगर फ्रीक्वेंसी की बात करता है तो सबसे ज़्यादा किसकी थी आपके पास, गामा रेज की। तो इनके बारे में बच्चों आपको एक बार देखना है अच्छे से कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम थ्योरी ने क्या कहा था। तो मैक्सवेल ने जो 1864 में 3 बातें कही थी, वो बातें अपनों कैलकुलेट करके चलना है। फिर उसके बाद में छोटे छोटे टर्म्स जो हमने पढ़े कि वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, ये सारे क्या थे, इनको एक बार लिखना है अपने पास। फिर फार्मूला पे आना है, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे आगे चलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, इसको अभी आप लोग कीजिए और इसके बाद अपन आगे चलेंगे, आगे देखेंगे अपने पास इसमें न्यूमेरिकल। थैंक यू सो मच।